स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी संपन्न हुई, वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। 7 फेरों और 7 वचन के साथ साधना की शादी अनिल से हो जाती है। डोली में बैठकर साधना बहू बनकर ससुराल आ जाती है, मगर सास मेनका शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चल आजा साधना बहू, कलश गिराकर भीतर आ। पास में खड़ी साधना की घमंडी ननद आयशा लालच से उसके मांग टीके को देख रही थी। देख बहू, शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल पहले हो जाता है। अब तू मेरे घर की बहू, मेरे बेटे की पत्नी और मेरी इकलौती बेटी आयशा की भाभी है, और मुझे तुझसे यही उम्मीद है कि तू इस रिश्ते नातों को अच्छे से निभाएगी। सासू माँ, मैं वचन देती हूँ, बहू होने का हर धर्म निभाऊंगी। अरे भाग्यवान बहू और अनिल थक गए होंगे, उनको कमरे में जाने दो। जैसे दोनों कमरे की तरफ बढ़ते हैं, ननद दरवाजा रोकते हुए कहती है, चलो चलो निकालो मेरा नेग, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। यही मौका है बेटी, मांग मांग छोड़ना मत, लहंगे झुमके बाली जो चाहिए मांग। बोलो मेरी प्यारी ननद, तुम्हें क्या चाहिए? भाभी, मुझको आपका मांग टीका बहुत पसंद आया, यही चाहिए मुझको। ननद जी, ये टीका मेरी माँ की आखिरी निशानी है, आप कुछ और मांग लो। रहने दीजिए, मुझको कुछ और नहीं चाहिए। अरे ऐसा भी कौन सा नौलखा हार थोड़ी मांग लिया तेरी ननद ने साधना बहू, हल्के सोने का तो मांग टीका है, तेरी माँ का वही देने में तेरा दिल निकल रहा है। लाडली है मेरी बेटी, मैं उसके लिए सोने तो क्या हीरे का टीका बनवा दूं। इतना सुनकर दुख मन से साधना मांग टीका उतार कर दे देती है। ये लो ननद जी, रख लो। देखा भाभी, सही चीज सही हाथों में आ जाती है, और वैसे भी जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल कर लेती हूँ। ये सुनकर भाभी किलस जाती है। सबकी ननद तो टेढ़ी खीर होती है, लेकिन मेरी वाली तो दिखने में पान और चबाने में तीखी मिर्ची है। भगवान जी। आदर्श बहू की तरह साधना सारे कर्तव्य निभाती और गुजरते दिन के साथ वो एक बेटी को जन्म देती है। इसी तरह साल ढलते हैं और कुछ सालों में मेनका अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश करने लगती है। पंडित जी, मिला मेरी बेटी के लायक कोई रिश्ता? जी, ये देखिए मेनका जी, ये कुछ तस्वीरें लाया हूँ। ये लड़का बैंक में लगा हुआ है, अच्छे पद पर है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। तभी फोटो छीनते हुए आयशा कहती है, लाइए मुझे दिखाइए। ओह गॉड, ये कितना भोंदू सा दिखता है। मैं इस रमेश टाइप के लड़के से शादी नहीं करूंगी, मुझे ये पसंद नहीं। पर ननद जी, लड़के में खराबी क्या है? अच्छा खासा दिख रहा है, कमाता भी है। हाँ हाँ, आपको तो मुझे घर से भगाने की जल्दी पड़ी है। हम ननद आप भाभियों की आंखों में खटकती जो है। मम्मी, शादी मेरी है तो दूल्हा भी मेरी पसंद का होगा। मैंने अपने लिए लड़का चुन रखा है, विवेक नाम है उसका, अच्छा खासा बिजनेसमैन है और इकलौता भी। तभी पिता और भाई आपत्ति जताते हुए बोले, आयशा, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम कराएंगे। अजी, जब लड़का संपत्ति वाला है तो करा देते हैं आयशा की शादी। हमारी आयशा बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगी। अगले दिन पूरा परिवार लड़के के घर आता है, जो कि कई तालों की महंगी कोठी होती है। दोनों परिवार मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। भाग्यवान, शादी में जितना खर्चा आ रहा है, सारी घर जायदाद संपत्ति सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। देखो जी, संपत्ति बिकती है, घर बिकता है तो बिक जाने दो, मैं अपनी बेटी को सुखी से देखना चाहती हूँ। और घमंडी ननद की धूमधाम से शादी में सब कुछ दांव पर लग जाता है और खुशी खुशी ननद की विदाई हो जाती है। लेकिन ससुर सुरेंद्र दुख सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। एक तरफ जहां अमीर घमंडी ननद की जिंदगी ऐशो आराम में थी, तो गरीब भाभी का परिवार किराए के घर में दिन काट रहा था, जहां गरीबी से दुर्दशा होकर मेनका की हालत भी कमजोर हो जाती है। ये राम, ये गर्मी तो जान ले रही है। लाव्या, ओ लाव्या। क्या हुआ दादी माँ? बहुत तेज की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दे। ये लो दादी। मगर बेतहाशा गर्मी से पानी उबल रहा होता है। ए राम, ये पानी तो हलक से नहीं उतर रहा है। कैसी गरीबी की जिंदगी हो गई है ना। तो ठंडी हवा नसीब है ना, एक गिलास ठंडे पानी की आस है। सास मेनका की ये बातें बाहर आंगन में चक्की में गेहूं पीसती साधना सुनती है। तभी थिलथिला पेट निकाले बड़ी बड़ी मूंछों वाला मकान मालिक आ जाता है। अरे ओ अनिल की लुगाई, कहाँ है तेरा खसम, बुला उसको। जी, वो मजदूरी पर गए हैं, शाम तक आएंगे। किराया देने के चक्कर में 2 दिन से घर भी नहीं आए हैं।
चलो अपना बोरिया बिस्तर उठा के बाहर निकलो मेरे घर से। किसी दूसरे किराएदार को मैंने ये दे दिया है। मगर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी बीमार है, थोड़ी दया कीजिए। अरे तेल लेने गई दया, चलो निकलो यहाँ से। इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, गन्ना चूस के। घर से निकाले जाने के बाद साधना अपनी बूढ़ी सास और बेटी को सड़क पर लेकर बैठी होती है, जहां भयंकर कड़ी धूप थी। शाम को इस बारे में अनिल को आने पर पता लगता है। अजी अब तो घर भी नहीं रहा, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों के लिए आयशा के ससुराल चलते हैं। गर्मी के चलते काम धंधा बिल्कुल नहीं है, तब तक सड़क में तो दिन नहीं गुजार सकते ना। उनकी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि मीलों का सफर पैदल चलना पड़ता था। इधर ननद मस्त आरामदायक एसी में बढ़िया बढ़िया महंगे वैरायटी का खाना खा रही थी, तभी दरवाजा बजता है। इतनी रात में कौन आ गया? जैसे ननद ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसके गरीब भाई भाभी, उनकी बेटी और कमजोर दुबले शरीर में मां खड़ी थी। लेकिन सबको देखकर ननद को जरा भी खुशी नहीं हुई। भाभी भैया, आप लोग इतनी रात में कम से कम बताकर तो आना चाहिए था। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे बहन, इसीलिए आ गए। मुंह बनाकर आयशा सबको अंदर बुला के बिठाती है, मगर अकेले में अपनी भाभी को रोककर रुस्वा करती है। भाभी, आपको तो समझदारी होनी चाहिए थी कि ननद के ससुराल ज्यादा नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ले आती। भाई के दिए पैसे तो आप ही दबा कर रखती हैं। बेचारी साधना का दिल रोस आ जाता है। ननद आयशा स्वभाव की जितनी मक्खर थी, उसके ससुराल वाले उतने ही दिलदार थे। तुम्हारे परिवार वाले पहली बार हमारे घर आए हैं आयशा बहू, इन्हें खिलाओ पिलाओ अच्छे से, कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी। आयशा अपने माँ और भाई को खाना लाकर देती है। ये लो माँ भैया, खाइए। देखो तो माँ कितनी सूख कर कांटा हो गई हैं। भाभी माँ को खाना नहीं देती थी क्या? अपनी घमंडी ननद की बातों के आगे गरीब साधना कुछ कह नहीं पाती। वह भूख से मचलती हुई खड़ी थी, लेकिन अपनी भूख नहीं जताती। जिसके बाद किचन में बर्तनों का ढेर इकट्ठा करके आयशा अपनी भाभी से कहती है, ये लो भाभी, ये सारे बर्तन मांज लो। किसी के घर आते तो खाने के बदले कर देना अच्छा होता है। एक तो आप सारे जने टपक पड़े बिना बताए। चिंता मत करिए ननद जी, थोड़े दिनों में हम चले जाएंगे। ठीक है, पर जितने दिन यहाँ रहोगी काम करना पड़ेगा। अमीर घमंडी आयशा अपनी गरीब भाभी से बर्तन मंजवाती है। अच्छा हुआ जो मेरी ये गरीब भाभी रात में आई है, मेरी तो जान छूटी आज रात की रसोई की झिकझिक से। मैं तो चली मस्त एसी में नींद लेने। एक तीर से दो निशाने लगना तो इसे ही कहते हैं। इसी तरह दिन गुजरते हैं। आयशा अपनी गरीब भाभी से काम करवा के बुरा हाल कर देती है। भाभी, ओ भाभी, अरे कान में धूल मिट्टी जमा ली क्या? जल्दी आओ। जी ननद जी, बुलाया आपने? हाँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मेरे लिए पनीर पिज्जा बनाकर लाओ। जी ननद जी, खाना खाकर बना दूं? हाँ हाँ, मुफ्त की रोटी तोड़ने ही तो आई हो मेरे ससुराल में, थोड़ा कम खाओ समझी। अब जाओ। एक बार फिर ताने मारकर आयशा अपनी गरीब भाभी का दिल दुखाती है। वो आंखों में आंसू लेकर पिज्जा बनाकर देती है। ये बढ़िया है, भाभी नहीं मेरे घर में मुफ्त की नौकरानी आई है। कितना मजा आ रहा है उसे ऑर्डर फरमाकर। इतना परेशान कर दूंगी कि फिर कभी मेरे ससुराल नहीं आएगी। घमंडी ननद अपनी गरीब भाभी को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती और सारा दिन उसको अपनी खातिरदारी में लगाए रखती है। ये सब देखते हुए भी मेनका और अनिल कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह गरीबी के हालातों से मजबूर थे। एक दिन खेलकूद में लाव्या से एक गुलदस्ता टूट जाता है। तभी गुस्से में पिनक कर आयशा उसका कान पकड़ लेती है। बदमाश कहीं की, इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। मम्मी मम्मी बचाओ, बुआ मुझको दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। ननद जी छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। लाव्या बेटी। तभी उसका पति विवेक आ जाता है। आयशा, ये क्या कर रही हो? क्यों इस नन्ही सी बच्ची को सजा दे रही हो? विवेक, तुम बीच में मत बोलो। बच्चों की गलती के लिए उन्हें पनिश करना पड़ता है। ये गरीब लोग महंगे सामान की कीमत समझते नहीं हैं। बस कर बहू, हम सबको दिखाई दे रहा है कि तू कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही है। मैं तेरे और तेरे परिवार के बीच में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन इतना भी घमंड में फूलना अच्छा नहीं होता कि दुख में घर आई भाभी के साथ तू नौकर के जैसे बर्ताव कर रही है। ये सुनकर आयशा का सर नीचे हो जाता है और वो अपनी करनी की माफी मांगती है। आई एम सॉरी भाभी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। घर आए मेहमानों का दर्जा तो भगवान बराबर होता है और मैंने तो आपको नौकर बना दिया। इसमें नौकर कैसा? तुम्हारा ससुराल क्या मेरा घर नहीं? हम सब परिवार हैं। अब आंसू पोंछ लो। इसके बाद आयशा अपने परिवार वालों के दुख की घड़ी में उनकी मदद करती है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है।